Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good morning. Nancy, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Radha, very good morning to you as well. Sneha, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Very good morning to all the persons, those who are connecting. Rasmi ji, very good morning to you as well. Yogesh, very good morning to you. Purnima, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Giraz, very good morning to you. Pushpu, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons. Astusi, very good morning to you. Very good morning to everyone. Prasant, very good morning to you. Navita ji, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Anjali ji, very good morning to you as well. Neha, very good morning to you. Very good morning to all the persons. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Do drop a message in the respective group of yours that the session is live, so that rest of the persons, those who used to connect with us, they can also be here. And once all such persons are going to be here, we would be starting a new module. Astush ji, very good morning to you. प्रसन्न रहें आप, स्वस्थ रहें मेरे भाई. एक नए मॉड्यूल को हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं, वैदिक सिविलाइजेशन. We will be having discussion over this. तो हम इसको लेकर चलेंगे. तो आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आप जिस भी बैच कोर्स का हिस्सा है, आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में एक मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिए. अंजलि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. सभी को नमस्कार. सभी को गुड मॉर्निंग. एक मैसेज जो आप ड्रॉप कर रहे हैं उसमें ये जरूर लिख दीजिए कि भाई एक नया मॉड्यूल, एक नया चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं, ताकि सभी छात्र छात्राएं जो वैदिक सिविलाइजेशन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दे कैन बी हियर. विधि, अंशिका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. सभी को नमस्कार. सभी को गुड मॉर्निंग. Aman, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons, those who are connecting. Done that. That's very good. So just waiting for next 1 to 2 minute. अगले सिर्फ 1 से 2 मिनट का इंतजार है, और उसके बाद जाकर ये हमारा वैदिक सिविलाइजेशन जो है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे. मोहिनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. ऋतिक, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे मेरे भाई. नेहा जी, आपसे मेरे चर्चा हो गई थी. ठीक है, उम्मीद है कि आपकी मम्मा का स्वास्थ्य जो है वह ठीक होगा, और अभी घर पर सारी चीजें जो है वह ठीक होगी बेटा. देखिए, जो चीजें होती हैं, फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट, है ना. परिवार ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए निश्चित तौर पर. तो ठीक है, अगर आप कभी ऐसी कोई जरूरत होती है, ऐसा कोई समय है, तो निश्चित तौर पर हम एक आध सेशंस जो है हमारा, या हमारा कुछ समय जो है, हम निश्चित तौर पर उनके लिए निकाल सकते हैं. सो इट्स कंप्लीटली फाइन. डू लुक आफ्टर द रिकॉर्डेड सेशंस. वंस फाइंड एनीथिंग जो आपको लग रहा है कि कठिन है या समझ नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू रीच मी आउट. ठीक है, ओके, हो जाएगा बाकी ठीक. डोंट वरी, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज द फैमिली टू. Salini, very good morning to you. Jyoti, very good morning to you. Very good morning to everyone. Just waiting for 1 2 more minutes. हमने बहुत डिटेल्ड तरीके से जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको कंप्लीट किया है, और अब हम इतने ही डिटेल्ड तरीके से हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन है इसको लेकर चलने वाले. मैं कुछ ब्लैंक स्लाइड्स ले लेता हूं, ताकि आप चीजों को जो है वो एक अच्छे नोट पर समझ पाए. ठीक है, बिकॉज बहुत जरूरी है कि आप चीजों को समझ पाए. बहुत जरूरी है कि चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. हमने इसके पहले जो सिविलाइजेशन डिस्कस किया, अनीता, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. सानी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. हमने इंडस वैली को डिस्कस किया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन
हमें कहां तक नजर आई? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह हमें नजर आई आपके 1500 तक, है ना। 1500 बीसी तक ये हमें नजर आई थी। कहां से? बोले सर 2500 बीसी से। दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तो यहाँ एक नया कैरेक्टरिस्टिक हमें नजर आता है। और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हमें नजर आता है? इस पीरियड के बारे में एक नई विशेषता हमें नजर आती है, और वह विशेषता संबंधित है किसके साथ? बोले सर एडवेंट ऑफ आर्यंस के साथ। एडवेंट ऑफ आर्यंस मतलब अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन can be characterized with the advent of the Aryans around 1500 BC. Around 1500 BC. Am I very clear to all the person with the very same? कि हाँ भाई, द्रविडियंस का जो सक्सेशन हुआ है वह द्रविडियंस का सक्सेशन किसके माध्यम से हो रहा है? बोले सर आर्यंस के माध्यम से हो रहा है। और ये आर्यंस जिस पर्टिकुलर रीजन में रह रहे थे, द होल रीजन the whole reason in which Aryans first settled Aryans first settled in Indian subcontinent in Indian subcontinent was known as land of seven rivers was known as land of seven rivers। तो इसे क्या कंसीडर किया जा रहा है? बोले सर सप्त सिंधु वाला रीजन जो है वह कंसीडर किया जा रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम कि भैया आर्यंस जिस रीजन में रह रहे हैं उस रीजन को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? तो उस रीजन को हम सप्त सिंधु वाला रीजन जो है वह कंसीडर कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये सप्त सिंधु जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये सप्त सिंधु कौन सा है? सेवन रिवर्स कौन सी है? आप सभी छात्र छात्रा जो हमारे साथ सेशन का हिस्सा हैं, आप निश्चित तौर पर मुझे कमेंट करके एक मैसेज में, अगर आपके पास आंसर है तो आप एक मैसेज में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे सुन सकते हैं। जब हम सेवन रिवर्स की चर्चा कर रहे हैं, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सतलज। हम किस रिवर की बात कर रहे हैं? तो हम सतलज रिवर की बात कर रहे हैं। झीलम है यहाँ पर, हमें क्या नजर आ रहा है? तो हमें यहाँ झीलम नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम रावी रिवर है, एट द सेम टाइम बीस रिवर है। यहाँ पर कौन सा रिवर है? बोले सर बीस रिवर है, जिसे हम ब्यास के नाम से कंसीडर करते हैं। और फिर उसके बाद जाकर बोले सर चिनाव है, चिनाव रिवर की हम चर्चा कर रहे हैं। सर सरस्वती रिवर की हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस रीजन में ये सेटल्ड हुए थे उस रीजन में कहीं ना कहीं सरस्वती का भी एग्जिस्टेंस था। और लास्ट रिवर जो है बोले सर इंडस रिवर है। So am I very clear to all the persons that these persons were residing on the bank of these seven rivers? ये जो आर्यंस आए हैं, ये आर्यंस, अरे अभी बात वही है ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब सप्त सिंधु आपसे पूछा जा रहा है तो आपके दिमाग में वो सप्त सिंधु वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फिर आपके दिमाग में वो सातों रिवर जो है वो क्लियर होनी चाहिए, और नहीं है तो सीख लीजिए, सबसे अच्छी बात ये होती है, क्योंकि वो आपसे पूछा जा सकता है कि वहां बताइए जो सेवन रिवर्स हैं, सेवन रिवर्स कौन सी हैं। तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई जिस पर्टिकुलर समय में ये यहाँ आए हैं, जिस पर्टिकुलर समय की हम चर्चा कर रहे हैं कि एडवेंट हुआ, एडवेंट को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं, और बहुत लॉजिकल बेसिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। हॉर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इनके माइग्रेशन को लेकर बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास है, कि इनके एडवेंट को लेकर बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर थ्योरी हम चर्चा करते हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ आए होंगे। लेकिन आए किसके माध्यम से हैं? तो बोले सर जो इनका रास्ता रहा है, ये लैंड मूवमेंट रहा है बेसिकली। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे हैव माइग्रेटेड, एंड देन लेटर ऑन फ्रॉम द ईरान दे केम टू द अफगानिस्तान और इंडियन रीजन। लेकिन आए किसके माध्यम से? तो बोले सर निश्चित तौर पर हॉर्स के माध्यम से आए होंगे, घोड़े के माध्यम से आए होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल जो इस पर्टिकुलर फेस में हमें नजर आने वाला है, वह कौन सा एनिमल होने वाला है? बोले सर हमारा घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और किस रीजन में बस रहा है? बोले सर सतलज वाले में, झेलम वाले में, रवि वाले में, बीस, जिसे हम ब्यास के नाम से कंसीडर कर रहे हैं। चिनाब, सरस्वती, इंडस। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम?
ये याद कर लीजिएगा भाई, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमारे सभी छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा है। और जब हम आर्यंस की चर्चा करते हैं, और इसी रीजन में एक समय पर क्या फ्लरिश कर रहा होता था, बोले सर हड़प्पन कल्चर जो था वह फ्लरिश कर रहा था। यहां फिर अगला कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि सर ये आर्यंस का मतलब क्या है, ये आर्यंस हैं कौन। बोले सर इसका एक लिटरल मीनिंग है, और लिटरल मीनिंग की हम जब चर्चा करने जा रहे हैं तो इसके लिटरल मीनिंग में हमें क्या नजर आ रहा है। बोले सर मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर। कौन है बोले सर, मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर, एक उच्च श्रेणी का व्यक्ति हमें नजर आ रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम। दे यूज टू स्पोक द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये कौन सी भाषा बोलते थे, बोले सर दे यूज टू स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई, क्योंकि कई सारे ऐसे हमें शब्द नजर आते हैं जो हमें सिमिलर नजर आते हैं, किसमें, जो हमें सिमिलर नजर, अभी अंजलि जी आ रहा हूं मैं उस पर, है ना, वी विल बी हैविंग डिस्कशन ओवर दैट एज वेल, कि ये कैसे यूरोप से आए हैं, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अब भारत के तो है नहीं, जब एडवेंट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, जिन थ्योरीज में ऐसा कहा जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज से आए हैं। वी विल डेफिनेटली बी हैविंग डिस्कशन ओवर दैट एज वेल। कुछ हमारे पास सेंट्रल एशियन थ्योरी भी है, कुछ हमारे पास आर्कटिक रीजन की थ्योरी भी है। सो कमिंग बैक टू दिस ओनली, ये अब हम यूरोपियन कैसे कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने कुछ शब्दों को देखा तो वो शब्द हमें हमारे यहाँ पर और यूरोपियन लैंग्वेज में सेम नजर आए। दैट्स वाई हमने कहा कि इट माइट बी पॉसिबल कि इनका जो कनेक्शन रहा हो, एक किससे कनेक्शन रहा हो, यूरोपियन कंट्रीज के साथ कनेक्शन रहा हो। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन्स दोज हु आर कनेक्टिंग, यू पीपल कैन लेट मी नो। जैसे कि जब हम गॉड की चर्चा करते हैं, हम डॉग्स की चर्चा करते हैं, हम हॉर्सेस की चर्चा करते हैं, एट द सेम टाइम हम पाइन की चर्चा कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो ये सभी जो हैं इंडो लैंग्वेज में और एट द सेम टाइम यूरोपियन लैंग्वेज में सेम नजर आए। और इस वजह से हम कह रहे हैं, हमने इस आधार पर क्या कंक्लूड करना स्टार्ट किया कि सर हो सकता है इनका संबंध जो रहा हो, ये कहां से रहा हो, इनका संबंध आपकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ रहा हो। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? अच्छा, जिस पर्टिकुलर समय में आए हैं, कैसे हैं, बोले सर नोमेडिक हैं, खाना बदोस्त हैं, देवर नोमेडिक, देवर नोमेडिक, खाना बदोस्त है। ये बेहद जरूरी है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना कि कैसे हैं, बोले सर खाना बदोस्त हैं, मतलब खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। एंड हैड large herd of cattle, and had a large herd of cattle, herds of cattle, और इनके पास क्या है, बोले सर बड़े बड़े जानवरों के झुंड हैं। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आ रहा है, बोले सर हम जो आज देखते हैं ना, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, या हमने ग्रामीण रीजन्स में देखा है, या हमने शहरी रीजन्स में देखा है कि हमारे यहाँ कुछ लोग क्या आ जाते हैं, बोले सर बंजारा एक कम्युनिटी आ जाती है, या एक चरवाहे जो होते हैं कई बार वो आ जाते हैं, और हमारे गांव के आसपास सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनके पास कई सारे बड़े जानवर होते हैं, जानवरों का झुंड इनके साथ होता है। एक समय, एक स्पेसिफिक समय के लिए सेटल हो जाते हैं, और उसके बाद जाकर फिर क्या करते हैं, बोले सर वहां से स्विच ऑन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की कम्युनिटी थी ये। किस तरीके की कम्युनिटी नजर आ रही है, बोले सर कुछ इस तरीके की कम्युनिटी नजर आ रही है। और किस रीजन में बस रही है, तो बोले सर सप्त सिंधु वाले रीजन में बस रही है, पंजाब वाले रीजन में ही, जहां पर हड़प्पन कल्चर फ्लरिश कर रहा था उसी वाले रीजन में आकर ही बसे। और हमारे पास ऋग्वेद है, अभी हम पूरे वैदिक सिविलाइजेशन की वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग इन कंटेक्स्ट ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द वैदिक लिटरेचर। क्योंकि अभी हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। We are already done with the Indus Valley civilization, where we had discussed a lot of things on the basis of the archaeological findings only. But right now we are having the earliest written traces in the form of the Rigved. अब हमारे पास वो साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य हैं, सबसे पहले लिखित साक्ष्य जो ऋग्वेद के फॉर्म में है।
तो ऋग्वेद के फॉर्म में जो लिखित साक्ष्य हैं हमारे पास, उसमें जिस रीजन में ये रह रहे हैं उस रीजन को सप्त सिंधु के नाम से कहा गया है। उम्मीद है आपको क्लियर है, क्योंकि अभी मैं आगे जाकर आपको ऋग्वेद का 10वां मंडल पढ़ाने वाला हूं, 10th मंडल, जिसे हम पुरुषसूक्त के नाम से कंसीडर करते हैं, जिसे हम नदी सूक्त के नाम से कंसीडर करते हैं। तो उस पुरुषसूक्त में, उस नदी सूक्त में इन्हीं नदियों का वर्णन हमें नजर आ रहा है। और इसके पहले जो सिविलाइजेशन यहां नजर आ रही थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। तो ये बात तो है कि ये यहाँ के नहीं थे, कहीं ना कहीं से आए हैं। अब कहां से आए हैं इस पर हमें चर्चा करनी, और कैसे हैं, तो अभी हम इनके कैसे होने पर चर्चा कर रहे हैं। हमने सबसे पहले इसको डिस्कस किया कि किस रीजन में बसे हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे। तो बोले सर खाना बदोस्त है, नॉमेडिक है, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। और है क्या इनके पास, बोले सर दे हैड लार्ज हर्ड ऑफ द कैटल्स, मतलब जानवरों के बड़े बड़े झुंड हैं। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि भैया इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो रहा है, इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहा है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या रहा होगा, बोले पैस्टोरल हर्डिंग। Am I very clear to all the persons with the very same? You people can let me know. जल्दी से बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं कि इस पर्टिकुलर समय में इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहा होगा वह क्या रहा होगा, बोले आपका पैस्टोरल हर्डिंग। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो रहा है, अब धीरे धीरे जब ये यहाँ सेटल होना स्टार्ट हुए, तो फिर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या रहा, तो बोले सर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो है वह एग्रीकल्चर रहा है, क्योंकि सर सेटल भी तो हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Am I very clear to everyone with the same or not? और हमारे पास कुछ ऐसे ट्रेसेस हैं जो इन्होंने यूज किया है। क्या ट्रेसेस हैं? दे यूज्ड सॉकेटेड एक्सेसा, सॉकेटेड एक्सेसा। इन्होंने ना कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया, और इनकी कुल्हाड़ी, जैसे ये इनकी कुल्हाड़ी है फॉर एग्जांपल, ये कुल्हाड़ी है, और यहाँ तो इस कुल्हाड़ी में यहाँ एक हमें क्या नजर आ रहा है, एक छोटा सा सॉकेट नजर आ रहा है। तो इस तरीके की इनकी हमें कुल्हाड़ियां नजर आ रही थी। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग हियर? एक नया पैटर्न हमें नजर आ रहा है कुल्हाड़ी में, कैसा, बोले सर सॉकेट वाला पैटर्न जो है वो हमें नजर आ रहा है। सॉकेटेड कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें यहां सॉर्ड्स के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं, तलवारों के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। और ये कहां से डिस्कवर हुए? दे यूज सॉकेटेड एक्सेस सॉर्ड्स which have been discovered, which have been discovered from the northwest, discovered from नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है, तो इस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से डिस्कवर किया गया, जो इस पर्टिकुलर पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। और अगर हम प्रोमिनेंट जानवर की चर्चा करते हैं, क्योंकि आज से पहले या प्रीवियस सेशंस में जब आपने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी या आपने कहीं भी इतिहास पढ़ा, तो जब हम वैदिक सिविलाइजेशन की चर्चा करते हैं, हम गाय जो है, काउ जो है, सबसे पायस कंसीडर कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल कहा है। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी thoroughly clear, Gajraj, and all my peoples, whether you do associate with the BPSC or any MPPSC or any state PCS, we have to be thoroughly clear. Horse played the most significant role, the most significant role, the horse played most significant role in their life, am I very clear? बोले सर ऐसा क्यों, ये हॉर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? ये लक्ष्मी जी के मन में सवाल है, प्रशांत जी के मन में सवाल है, अंजलि जी के मन में सवाल है, खुशबू, श्वेता, विशाल के मन में सवाल है, आशुतोष, अमन के मन में सवाल है। बोले सर स्विफ्टनेस ऑफ द हॉर्स। बोले क्या? बोले सर स्विफ्टनेस ऑफ द हॉर्स, स्विफ्टनेस ऑफ हॉर्स। बोले अच्छा, मतलब आप ऐसे कह रहे हो कि सर ये कैसा है? बोले सर ये बहुत स्विफ्ट है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है, और एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने में क्या कर रहा है? बोले सर मदद कर रहा है। माइग्रेशन जो रहा है वह इसके आधार पर रहा है। स्विफ्टनेस, इट्स हॉर्स स्विफ्टनेस enabled them to make successful inroads
टू वेस्ट एशिया, टू वेस्ट एशिया फ्रॉम अबाउट, from about 2000 BC. Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं कि हमें क्या नजर आ रहा है। बोले सर ये वेस्टर्न एशिया से जो आए हैं, माइग्रेट करते हुए चले आए, तो ये माइग्रेशन किस आधार पर हो पा रहा है? बोले सर हॉर्स के आधार पर ही हो पा रहा है। और इवन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया हमारे पास आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। किसकी फाइंडिंग्स हैं? ये एक ही शब्द है अंजलि जी, एक ही शब्द है ना, इन रोड्स एक ही शब्द है। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि भाई हमारे पास ऐसी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जो हॉर्स सैक्रिफाइसेस के बारे में हमें बता रही है। किसके बारे में बता रही है? बोले सर हॉर्स सैक्रिफाइसेस के बारे में बता रही है। कहां से? बोले सर सदर्न तजाकिस्तान से। हमारे पास सदर्न तजाकिस्तान से क्या है? बोले सर हमारे पास ऐसे ट्रेसेस हैं जिस ट्रेसेस के आधार पर, एट द सेम टाइम सिमिलरली पाकिस्तान से भी, एंड फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, एंड फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, जो हमें क्या बता रहा है कि हाँ भाई हॉर्स जो रहा है वह बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग? यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। अब मोहिनी जी कह रही है सर रिपीट कर दीजिए लास्ट पॉइंट। मोहिनी जी आप तो पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बहुत पढ़ती हैं, मतलब आपके मन में कई बार सवाल आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर, और खासकर एक किताब को लेकर। तो आपने देखा होगा कि ये जो हमें सेकंड बैटल ऑफ तराइन नजर आया था, मोहिनी जी मेरा सीधा सवाल आपसे है, तो जब हमने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में 1191 में देखा कि पृथ्वीराज चौहान जो है, आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी जो है, वह मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, तो फिर ऐसा अचानक 1192 में क्या हो गया कि पृथ्वीराज चौहान जी जो हैं उसी मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं? तो बस मुझे ना वो पॉइंट समझा दीजिए थोड़ा सा कि आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी की हार के वहां कारण क्या रहे। तो राधा जी कह रही हैं, बोले सर एलिफेंट यूज कर रहे थे। कौन? मतलब ये मोहम्मद गौरी एलिफेंट यूज कर रहा था? तो जो स्विफ्ट कैविलरी है, मतलब आप समझ रहे हैं, जो घोड़े हैं, तेज रफ्तार के जो घोड़े हैं, उन तेज रफ्तार के घोड़ों की वजह से मोहम्मद गौरी को बड़ी मदद मिल रही थी। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग हियर? और एट द सेम टाइम आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी ने अंडर एस्टिमेट कर लिया था। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि भैया जब मैं मोहम्मद गौरी के सफल होने के कारण आपको पढ़ाता हूं तो वहां मैं हॉर्स जो है उस स्विफ्ट कैवलरी पर चर्चा आपसे करता हूं। तो बस ऐसा ही हमें कुछ नजर आ रहा है कि भैया ये जो माइग्रेट करते हुए चले आ रहे हैं, कहां से माइग्रेट करते हुए चले आ रहे हैं? वेस्ट एशिया से। अब 2000 के आसपास ही तो चले होंगे बेटा, 2500 2000 3000 के आसपास चले होंगे, धीरे 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 आ रहे होंगे, कहीं सेटल हो गए होंगे बीच में, फिर वहां से माइग्रेट, क्योंकि खाना बदोश थे, नॉमेडिक हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भटक रहे खाने की तलाश में। तो ऐसे ही भटकते 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 कहाँ आ गए? सप्त सिंधु वाले रीजन में 1500 के आसपास आ गए। Am I very clear to you, Mohini ji? Am I very clear to all the persons, those who are connecting? And that's what I had started. Horse played the most significant role in their life. Swiftness of the horse enabled them to make successful inroads to the West Asia from about 2000 BC. And we are having the evidences of the, we are having evidences. हमारे पास क्या है? हमारे पास साक्ष्य हैं। किसके साक्ष्य हैं? बोले सर हॉर्स सैक्रिफाइसेस के साक्ष्य हैं हमारे पास, सदर्न तजाकिस्तान से एज वेल एज पाकिस्तान से भी हमारे पास ऐसे ट्रेसेस हैं। Am I very clear to all the persons, those who are connecting? जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं, so that I can head forward to the next one. अब इनके बारे में हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरीज हमें नजर आती हैं, किसके कंटेक्स्ट में पॉपुलर थ्योरीज नजर आती हैं?
अंजलि जी पूछ रहे हैं सर हॉर्स सैक्रिफाइसेस के ट्रेसेस कैसे नजर आ सकते हैं। अंजलि जी आपने रामायण देखी है? आपने रामायण देखी है? उम्मीद है आपने रामायण देखी होगी। तो रामायण में आपने कुछ देखा है क्या ऐसा? मतलब कोई यज्ञ वज्ञ के बारे में आपने सुना है क्या ऐसा, जिसमें आपने देखा हो कि हॉर्स का जो है बलिदान दिया जा रहा है, सेक्रीफाइस किया जा रहा है? इसे हम अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है, ऐसे ही कुछ ट्रेसेस जो है वह हमें कहाँ से नजर आ रहे हैं? ऐसे ही कुछ ट्रेसेस जो है सदर्न तजाकिस्तान से, और ऐसे ही कुछ ट्रेसेस जो है वह पाकिस्तान से हमें नजर आ रहे हैं। Am I very clear to you with the same so that I can head forward to the next one? आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली। चलिए, तो अब हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ ऐसी थ्योरीज जो इनके ओरिजिनल को लेकर हैं, कि भैया इनके ओरिजिन को लेकर क्या क्या कहा जाता है। फाइव इंपॉर्टेंट, देयर आर फाइव इंपॉर्टेंट theories which are put forwarded which are put forwarded which are put forwarded regarding the original home of Aryans। ये जो आर्यंस का घर रहा है, इसको लेकर 4 से 5 थ्योरीज हमारे पास नजर आ रही है। हालांकि हमें इन थ्योरीज में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपके आंसर में, मेंस के आंसर में इतना लिखने जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। हमारे पास यूरोपियन थ्योरी है। एट द सेम टाइम, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सर विलियम जोन्स यूरोपियन थ्योरी के बारे में बता रहे हैं हमें। ठीक है, उसके बाद जाकर जब हम चर्चा कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूं भाई, ताकि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सर विलियम जोन्स जो है, इनका, ये हमें क्या कह रहे हैं? सर विलियम जोन्स कह रहे हैं कि भाई इनका जो होमलैंड रहा है आर्यंस का, वो कहां से रहा होगा? बोले सर ये यूरोपियन कंट्री से आए हैं। कुछ हमारे पास सेंट्रल एशियन थ्योरी है, कुछ हमारे पास, कुछ लोगों के बिलीफ है कि भैया ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। और सबसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट भैया, मैक्स मुलर की थ्योरी जो है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैक्स मुलर का मानना है क्या कि बोले सर ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। और कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसके बाद जाकर जब आप आगे देखने जा रहे हैं, तो एक आर्कटिक रीजन की थ्योरी भी है कि भैया ये कहां से आए हैं? बोले आर्कटिक रीजन से आए हैं। और मुझे उम्मीद है हमारे सभी छात्र छात्राएं जो इस सेशन का हिस्सा हैं, आपको याद होगा कि भैया मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि हम क्या चर्चा करते हैं। बोले सर ये हम इक्वेटर की चर्चा कर रहे हैं, 0 डिग्री पर है। और उसके बाद जाकर ये हम 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पर चर्चा कर रहे हैं, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंसिडर करते हैं। और ये हमारा रीजन जो है, ये 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा क्या है? बोले सर ये हमारा आर्कटिक सर्कल है। ये हमारा क्या है? बोले आर्कटिक सर्कल है। Am I very clear to all the persons with the very same or not? लैटिट्यूड्स की हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भैया हम जो एंगुलर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ में, ऑन द बेसिस ऑफ द, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ द इमेजिनरी लाइंस फ्रॉम इक्वेटर। तो वो इमेजिनरी लाइंस क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। और जब हम आर्कटिक रीजन की थ्योरी पर चर्चा कर रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक जो है, जैसा कि अभी शायद राधा जी ने बताया, कौन है? बोले सर बाल गंगाधर ये तिलक जी जो है, इनकी थ्योरी हमें नजर आ रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हमें कुछ थ्योरीज, इंडियन थ्योरीज भी नजर आती हैं, कुछ तिब्बतियन थ्योरीज भी नजर आती हैं। तो हम ना तिब्बतियन थ्योरी पर चर्चा करें सबसे पहले, क्योंकि कई बार यहाँ सवाल पूछ लिया जाता है और हमारे कई सारे छात्र छात्राएं प्रीलिम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वी मस्ट बी थोरोली क्लियर कि भैया स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कह रहे हैं। बोले सर स्वामी दयानंद दयानंद सरस्वती ये कह रहे हैं कि भैया ये कहां से आए हैं? बोले सर ये आए हैं तिब्बत से। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? और इंडियन थ्योरी तो बहुत सारी है। जब हम इंडियन थ्योरी की चर्चा कर रहे हैं,
तो कई सारी इंडियन थ्योरीज हैं, लेकिन इंडियन थ्योरीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सो हमें जरूरी नहीं है कि हम इनको लुक इनटू करें। कुछ लोग कहते हैं कि सब सिंधु वाला रीजन ही जो है इनका होमलैंड है, कुछ कहते हैं कश्मीर और हिमालय रीजन से आए हैं। Am I very clear to all the persons, those who are connecting? You people can let me know. You have to remember the same. You have to remember the same. You have to remember the same as well as this as well. बिल्कुल प्रोफेसर हिस्ट्री नजर आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से नजर आ रहे हैं हमें। तो ये जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या मैं प्रीलिम्स के नजरिए से और मेंस के नजरिए से आपको क्लियर हूं कि भैया यहां प्रीलिम्स पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम। तो आपके दिमाग में ना सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहां सर विलियम जोन्स पर पूछ लिया जाएगा, नैन्सी जी, राधा जी, गिरिराज जी, आशुतोष जी, खुशबू जी, शालिनी जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा है। निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यूरोपियन थ्योरी जो है वो किस व्यक्ति के साथ एसोसिएटेड है। तो मैं चाहता हूं आपके दिमाग में सर विलियम जोन्स का नाम होना चाहिए। मैक्स मूलर थ्योरी, सेंट्रल एशियन थ्योरी आपके दिमाग में होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक जी आर्कटिक रीजन के बारे में कह रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी तिब्बतियन रीजन की कह रहे हैं। अब जब हम वैदिक पीरियड को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, मैं कुछ और ब्लैंक स्लाइड्स ले लेता हूं, ध्यान से मुझे देखने, ध्यान से मुझे सुनने समझने का प्रयास करिएगा। जब हम इस पूरे वैदिक पीरियड को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो वैदिक पीरियड हम दो हिस्सों में इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट्स में इसे क्लासिफाई कर सकते हैं? बोले सर अर्ली वैदिक पीरियड, एक है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड। और अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो कहां से है? तो बोले सर 1500 बीसी टू 1000 बीसी, ये हमारा क्या है? बोले सर अर्ली वैदिक पीरियड। और दूसरा क्या है? बोले सर लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड कहां से कहां नजर आ रहा है? बोले सर 1000 बीसी टू 600 बीसी, ये हमें टाइम पीरियड नजर आ रहा है लेटर वैदिक पीरियड का। अच्छा, इस पीरियड को हम कई बार ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी कंसीडर करते हैं। किस पीरियड के नाम से कंसीडर करते हैं? बोले सर ऋग्वैदिक पीरियड। अब आपको ये समझना है कि हम इसे ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रेफर्स, Rigvedic period refers to the period in which Rigved was compiled. In which Rigved was compiled. Am I very clear to all the persons? Those who are connecting, you people can let me know. जल्दी से बता दीजिए क्या मैं क्लियर हूं भाई आपको। क्या कहा जा रहा है? बोले सर एक ऐसे पीरियड की चर्चा करी जा रही है जिस पीरियड में ऋग्वेद जो है वो कंपाइल किया गया था। और जब हम लेटर वैदिक पीरियड की चर्चा कर रहे हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या नजर आ रहा है? सर refers to the period where other three Vedas along with Brahmins Upanishads and Aryankas were compiled. So this is something which you guys need to remember. I hope I'm quite clear to all the persons with the very same. देखो हमें बेहद जरूरी है, हमारे दिमाग में है कॉन्सेप्ट होना व्हेन इट कम्स टू द वैदिक पीरियड। जब हम वैदिक सिविलाइजेशन की चर्चा कर रहे हैं, whatever the information we are having, most of the information is completely based on the Vedic literature. अधिकांशतः जानकारी हमारे पास किस पर आश्रित है, किस पर बेस्ड है? बोले सर वैदिक लिटरेचर पर। And the Vedic literature can be further classified into the two, the Shruti literature as well as the Smriti literature. इसे हम श्रुति लिटरेचर में और एज वेल एज स्मृति लिटरेचर जो है इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड कहा 1500 टू द 1000 बीसी, ऋग्वैदिक पीरियड कहा जा रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड में ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद जो है वो कंपाइल्ड है। और वहीं जब आप लेटर वैदिक पीरियड की चर्चा कर रहे हैं, हमारे हमारे अन्य तीन वेद ब्राह्मण्स के साथ, उपनिषद्स के साथ, अर्यंकास के साथ, ये सब क्या करे गए हैं? इसी पर्टिकुलर पीरियड में कंपाइल करे गए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने इस लेवल पर कहीं ना कहीं चीजों को डिस्कस किया है कि आप जानते हैं
कि चाहे आप वेदों की चर्चा करिए, चाहे आप ब्राह्मण्स की चर्चा करिए, चाहे अर्यंकास की चर्चा करिए, चाहे उपनिषद की चर्चा करिए, ये सभी जो है वह श्रुति लिटरेचर है। यह कैसा लिटरेचर है? यह सभी श्रुति लिटरेचर है। Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know so that I can head forward to the next one. क्या मैं आपको क्लियर हूं पूरी तरह से कि यह हमारा कैसा लिटरेचर है? बोले श्रुति लिटरेचर है। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सो देखिए, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटल बेसिस पर भी यहां है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये डॉक्यूमेंटल बेसिस पर भी यहां कहा जा रहा है। तो पीडीएफ में ये सारी चीजें तो लिखी ही हैं। अब कई सारे छात्र छात्राएं जो हैं कई बार मुझसे कहते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा था मुझसे, स्नेहा जी ने कहा था कि सर वो एक बार ना पीडीएफ जो है उसमें प्रोवाइड करवा दीजिए। किसमें प्रोवाइड करवा दीजिए? एप्लीकेशन में पीडीएफ जो है वह प्रोवाइड करवा दीजिए। तो ऐसा इनके मन में से सवाल आया, तो मैंने कहा कि बेटा देखिए, व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री पीडीएफ तो एनोटेशन के साथ तो संभव ही नहीं है। अब आपके पास तो इन्होंने कहा सर बहुत सारी पीडीएफ हो रही है हमारे पास। अरे बेटा, कल की जो पीडीएफ है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो आखिरी पीडीएफ है और वही पहली और फाइनल पीडीएफ है। ऐसे ही प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने जो सेशंस पढ़े हुए थे उसमें जो लास्ट हमने सेशन लिया था वही पहला और आखिरी प्री हिस्टोरिक पीरियड का हमारा पीडीएफ है। अब देखो, दूसरा हमें एक और पॉइंट समझना होगा कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम नहीं रख सकते भाई। ग्रुप्स में पीडीएफ नहीं आती है तो फिर आप परेशान हो जाते हो कि ग्रुप्स में नहीं आती है। आपको समझना होगा कि टीचर्स हैं वो लगातार 7-8 8-8 घंटे क्लासेस लेने के बाद जाकर उतना अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक है, वो उतना अवेलेबल नहीं हो पाते। हर व्यक्ति जो है मेरी तरह फ्री नहीं है भाई। लेकिन आपके पास सेम डे जो है वो पीडीएफ आ जाती है, ये पर्याप्त है। क्योंकि मैं तो चूंकि वास्तविकता में बहुत फ्री इंसान हूं, दूसरों के तरीके से अपने सेशंस जो है वो कंडक्ट कर लेता हूं। अदरवाइज आप जानते हैं कि मैं अधिकांशतर रात में सेशंस जो है वो लेकर चलता था। लेकिन चूंकि गौरव सर के पास समय ही नहीं है, तो गौरव सर के पास समय नहीं है तो इस वजह से हम क्या करते हैं, गौरव सर के सेशंस को शाम को लेकर चलते हैं। अब आप समझिए, वो व्यक्ति दिन भर पढ़ाने के बाद आकर, अच्छा गौरव सर के साथ तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वो एक क्लास लेने से पहले आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देते हैं। तो थोड़ा सा तो यार एडजस्ट करो, है ना। अब एक आध अगर कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है तो एक आध मेमोरी कार्ड वार्ड खरीद लो, कुछ थोड़ा सा कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी फाइंड करने का प्रयास करो। बहुत सारी चीजों के कंटेक्स्ट में हम पर रिलाय मत करो। हम हमारा जो आपके इंटरेस्ट में सबसे अच्छा कर सकते हैं वो हमेशा करने का प्रयास करते हैं। और मैं अपने कंटेक्स्ट में तो सारी चीजें आपसे कह सकता हूं कि हाँ देखो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं दूसरों के कंटेक्स्ट में सारी चीजें नहीं कह सकता आपसे। और मैं एक ही चीज कहता हूं कि भाई किसी को भी कोई भी समस्या है ग्रुप में मैसेज करिए, 1 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और देखो, कोई भी समस्या को किसी से भी संबंधित हो, संस्था से संबंधित कोई भी चीज होती है, ग्रुप में मैसेज करो। वहां मैं भी देख रहा हूं, हमारे अन्य टीचर्स भी देख रहे हैं, तो उनके मन में भी है कि कुलदीप सर भी देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। परेशानी नहीं होना है आपको। जैसे ही वो फ्री होंगे, मैंने देखा कि 3-3 4-4 मैसेज कर देते हैं। अरे भाई, वो जैसे ही फ्री होंगे वो कर देंगे आपको अपने आप शेयर। मैं निश्चित तौर पे समझ रहा हूँ कि भाई हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारी उस दिन की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वही है पढ़ने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ और रिवाइज कर लो, थोड़ा बहुत और रिवाइज कर लिया करो। चलिए वापस आ रहा हूँ, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिए। एग्जैक्टली, आई एम नॉट सेइंग कि दूसरा मोबाइल खरीद लो, लेकिन एटलीस्ट एक मेमोरी कार्ड खरीद लो। कमिंग बैक टू दिस ओनली, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि द ओनली सोर्स ऑफ द वैदिक लिटरेचर कल्चर इज द वैदिक लिटरेचर। तो अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? बोले सर वैदिक लिटरेचर के बारे में। अब वैदिक लिटरेचर में जब चर्चा कर रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है? बोले सर श्रुति सोर्सेस नजर आ रहे हैं और एज वेल एज स्मृति सोर्सेस नजर आ रहे हैं। तो जब वैदिक लिटरेचर की चर्चा करी जाती है, वेद जो है सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर में, क्योंकि अब तो भाई आपके एमपीपीएससी के सिलेबस ने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है
कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा वैदिक लिटरेचर, हम बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सो आर दी Vedas are the primary source of information of the Vedic age. This is something which we can say कि भैया वेद जो है वो एक प्राइमरी सोर्स है किसके बारे में? बोले सर वेद जो है जो वैदिक पीरियड है उस पूरे वैदिक पीरियड की जानकारी वो गैदर करने के बारे में। प्रशांत जी, once done with this, do let me know so that I can head forward. ये MPPSC ने पूछ लिया था अभी मेंस में कि श्रुति स्रोत जो होते हैं वह श्रुति स्रोत क्या होते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लिया था। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि स्मृति स्रोत जो है, तो स्मृति स्रोत क्या होते हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी के में। स्रोत का मतलब है सोर्सेस पर चर्चा करी जा रही है। तो श्रुति सोर्सेस विच मींस विच इज हियर्ड, जो कुछ सुना गया है। जैसे अभी आप नोट्स बना रहे हैं, तो ये नोट्स आप कैसे बना रहे हैं? आप ये सुनकर नोट्स बना रहे हैं। मोहिनी जी जो अभी लिख रही हैं वो कैसे लिख रही हैं? बोले सर सुनकर लिख रही हैं। अब स्मृति नोट्स क्या होता है? जो मैं आपसे कहता हूं फिर आप मुझसे पूछते हैं कि सर हम कैसे बनाए शॉर्ट नोट्स। तो एक तो नोट्स आपको बनाने हैं जो श्रुति सोर्सेस हो आपके, और जो आपको ग्रुप में शेयर करने हैं। कई बार छात्र छात्राएं क्या कर देते हैं, कई बार छात्र छात्राएं जो हैं वह आपके श्रुति सोर्सेस को ग्रुप में शेयर कर देते हैं। भाई श्रुति सोर्सेस को आपको ग्रुप में शेयर नहीं करना है। आपको कौन से वाले सोर्सेस जो हैं उन सोर्सेस को आपके ग्रुप में शेयर करना है। तो आपके जो स्मृति सोर्स हैं उन स्मृति सोर्स को ग्रुप में शेयर करना है। एम आई अंडरस्टूड टू एवरीवन विद द सेम? इफ आई हैव गिवन यू समथिंग दैट डू शेयर द सेम, है ना। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया, तो मैंने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी जो है, रिलीजियस बिलीफ्स जो है वह लिखकर भेज दो। तो लोगों ने क्या कर दिया, बोले जो उनके फेयर नोट्स थे वो फेयर नोट्स की फोटो खींच के वही शेयर कर दी। बोले सर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। आई एम नॉट आस्किंग फॉर श्रुति सोर्सेस, आई एम आस्किंग फॉर दी स्मृति सोर्सेस जो आपके दिमाग में है वो आपको शेयर करना है। किताब से देखकर, कॉपी से देखकर शेयर नहीं करना है। तो बस ऐसे ही जो है वैदिक लिटरेचर दो चीजों पर बेस्ड है, एक आपके श्रुति सोर्सेस पर बेस्ड है। नहीं आप खुशबू जी, मैं आप एक पॉइंट और समझना है ना, मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात जो होती है वो सच में स्पेसिफिकली किसी एक स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में नहीं होती, वो कलेक्टिव इंटरेस्ट में होती है। जिनके नोट्स ना बेहद खूबसूरत से नजर आते हैं ना, मुझे बिल्कुल समझ आता है कि इन्होंने अच्छा खासा समय लिया है आज नोट्स बनाने के लिए। ये क्या कर रहे थे, बोले अच्छे खासे समय में नोट्स अपने बना रहे थे। स्मृति सोर्स जो होते हैं उसके लिए बहुत समय नहीं लिया जाता। आप जब एग्जाम में बैठती हैं, खुशबू जी, राधा जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, तो हमें क्या नजर आएगा, तो हमें नजर आता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड होता है हमारे पास, उस स्पेसिफिक पीरियड में हमें हमारे आंसर्स को फ्रेम करना होता है। राधा जी कह रही हैं सर टीचर्स को चक्कर आ जाएंगे हमारी स्मृति सोर्सेस देखकर। चलिए ठीक है, ऐसा ऐसे सोर्सेस नहीं लिखने हैं आपको, कमिंग टू दिस ओनली, है ना। टीचर्स का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है राधा जी। टीचर्स अभी जब मैं कल ही चर्चा कर रहा था, मैंने देखा कि हमारे छात्र छात्राएं जो हैं अभी आजकल मौसम में परिवर्तन है तो थोड़ा सा बीमार बीमार हो जाते हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा था या ऐसा कह रहा था कि अगर मैं एक ऐसा मैसेज ड्रॉप कर दूं, या हमारे कोई छात्र दूसरे टीचर्स जो हैं वो एक ऐसा मैसेज ड्रॉप कर दें, डियर स्टूडेंट्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी for the inconvenience which you will be having in the further period of time. The classes are going to be suspended for the indefinite period of time because of my ill health. तो आप समझ रहे हैं, आपकी पीसीएस की जो तैयारी है जो 28 अप्रैल वाली है, एमपीपीएससी के जो छात्र छात्राएं हैं वो 2025 में जाएगी, और हमारे जो बीपीएससी के छात्र छात्रा हैं जिनका सितंबर में रहेगा एग्जाम, वो अगले सितंबर में होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए ना टीचर वीचर को बीमार बीमार करने के बारे में नहीं सोचना है, ऐसे स्मृति सोर्सेस अपने पास ही रखना है। चलिए वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली, ठीक है। तो अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।
एग्जैक्टली, बिल्कुल निवेदिता जी। सो वेदास आर दी प्राइमरी, ये क्या है बोले सर, ये प्राइमरी सोर्स है। वेदास आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ वैदिक एज, ऑफ वैदिक एज। जो वैदिक एज है उस वैदिक एज के सबसे प्राइमरी सोर्स जो है वह क्या है, वेदास है। अच्छा, अब वेदों के कंटेक्स्ट में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो एमपीपीएससी ने बिल्कुल कह दिया है इस बार वेद पूछने वाले हैं वो आपसे। तो जो वर्ड वेद है इसका लिटरल मीनिंग आप सबको मालूम होना चाहिए कि वर्ड वेद का लिटरल मीनिंग क्या है। बोले सर इट ड्राइव्ड फ्रॉम, ये कहां से ड्राइव किया गया है, बोले ड्राइव्ड फ्रॉम विद, ये विद से ड्राइव किया गया है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और विद का लिटरल मीनिंग क्या है, बोले सर विद लिटरली मीन्स, जब हम इसके लिटरल मीनिंग पर चर्चा करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है टू नॉलेज, सॉरी टू नो। इसका क्या मतलब है बोले सर, टू नो और नॉलेज। Am I very clear to all the persons with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। तभी तो ज्ञान का सागर है वेद, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई। और वैदिक कल्चर के जो फाउंडर्स हैं उन्हें कौन किसे कंसीडर किया जा रहा है, बोले आर्यंस। आर्यंस वर दी, आर्यंस वर दी फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर। ये जो वैदिक कल्चर है, इस वैदिक कल्चर के फाउंडर कौन है, बोले सर आर्यंस हैं। ये हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब बोले सर फिर कैसे, ये जो अभी हम श्रुति लिटरेचर पर चर्चा करने वाले हैं, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस। Aryans were the founder of the Vedic culture, and Vedic literature and Vedic literature is the primary source is the primary source of Vedic culture। वैदिक कल्चर का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, बोले वैदिक लिटरेचर है। आपको जानकर हो सकता है यू माइट बी सरप्राइज्ड, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अभी मैंने आपको वैदिक लिटरेचर जो है वो क्लासिफाई किया है, किस पर क्लासिफाई किया है देखिए, मैं फिर से यहां लिख देता हूं। वैदिक लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू श्रुति सोर्स एज वेल एज स्मृति सोर्स। किसमें क्लासिफाई किया गया है, बोले सर श्रुति सोर्स में, स्मृति सोर्स में। अब यहां एक पॉइंट को आपको समझना है और बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा भाई। आर्यंस हैड नो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। बोले सर ये क्या कह रहे हैं, आर्यंस हैड नो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट and therefore transmitted their knowledge and therefore transmitted and therefore transmitted their knowledge and therefore transmitted their knowledge ओरली। इसलिए इन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है उसको कैसे ट्रांसफर किया है, बोले सर ओरली अपनी लैंग्वेज जो है या अपना सॉरी नॉलेज जो है उसको ट्रांसफर किया है। आपको किसी को मालूम है क्या कि वेद जो है ऋग्वेद वह किसने लिखा हुआ है? Is there any individual who want to let me know the name of the author of the Rigveda? And it is, and it is for this reason, and it is for this reason that Vedic culture, that Vedic literature, that Vedic literature is also called as is also called as is also called as श्रुति लिटरेचर। और यही वजह है कि भैया हम इसे क्या कह रहे हैं, बोले सर हम इसे श्रुति लिटरेचर जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो नेहा जी कह रही है वेद व्यास जी ने लिखा है, अंजलि जी कह रही है वेद व्यास जी ने लिखा है, विधि शर्मा जी कह रही है अग्नि ऋषि ने लिखा है, अंजलि जी कह रही है श्रुति जी ने लिखा है, श्रुति, अच्छा ठीक है। और ठीक है, बड़ा कठिन सा समय है भाई। संभव है क्या एक व्यक्ति के लिए लिख पाना? संभव है क्या एक व्यक्ति के लिए लिख पाना? दस 10,600 वर्सेस, 1,028 हाइमंड्स, 10 मंडल
और एक मंडल पर ही जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, 9th मंडल पर जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, 9वें मंडल में क्या नजर आ रहा है? बोले सर 11,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स, 11,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट। Am I very clear to all the persons? Those who are connecting, you people can let me know. बिल्कुल निवेदिता जी। मतलब एक व्यक्ति, मैं आपसे कह दूं 10 मुझे प्लांट्स के नाम गिना दीजिए। मोहिनी जी, मैंने आपका मैसेज देख लिया है ना? कोई टिप्पणी नहीं करी तो निकल जाने दीजिएगा, नहीं अभी बाद में कह सर मेरा मैसेज देख लीजिए। तो संभव है क्या किसी एक व्यक्ति के लिए, मतलब मैं अगर आपसे कहने जाऊं कि भाई मुझे 10 प्लांट्स के नाम बता दीजिए अभी इंस्टेंट, या अपने बारे में 10 इंस्टेंट पॉइंट लिख दीजिए, तो आप समझ रहे हैं, सोचने में समय लगेगा। एक व्यक्ति एक मंडल में 11,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में लिख दे, सोचिए। और एक मंडल नहीं है, 10 मंडल है हमारे पास ऐसे, जिन 10 मंडलों में हमारे पास अलग अलग प्रकार की जानकारी है। तो अगर आपसे मेंस में श्रुति लिटरेचर को लिखने को आए, या श्रुति सोर्स जो है अब आगे से आपसे पूछा जाता है, सो यू मस्ट बी थरोली क्लियर। आर्यंस, it might be possible Saryans had no knowledge of script and therefore transmitted their knowledge orally. It is for this reason that Vedic literature is also called as Shruti literature. Am I very clear to all the persons, those who are connecting? You people can let me know, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं बेटा। वेदों को अपौरुष कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुष कहा जाता है। ध्यान से सुनने, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वेदास आर कॉल्ड एज, वेदास आर कॉल्ड एज अपौरुष। ये क्या हुआ है बोले सर? संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए आ रहे हैं, है ना? हम करेंगे चर्चा अंजलि जी। तो वेदों को क्या कहा गया है? वेदों को जो है वह अपौरुष कहा गया है। बोले मतलब? बोले सर इसका मतलब यह है कि यह किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं लिखे गए हैं, नॉट मेड बाय द मैन, नॉट मेड बाय मैन। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन्स? एंड नित्य एज वेल, और इसे नित्य भी कंसिडर किया जाता है। अरे प्रशांत जी, वेद जो है उसे अपौरुष कहा जाता है। अपौरुष का मतलब होता है दे आर नॉट क्रिएटेड बाय द मैन। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? अपौरुष का मतलब होता है नॉट मेड बाय द मैन। और इन्हें नित्य भी कंसीडर किया जा रहा है, अपौरुष एंड नित्य। और नित्य का क्या मतलब है? बोले सर एग्जिस्टिंग ऑल इटर्निटी, एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, ऑल इटर्निटी, जिनका एग्जिस्टेंस जो है वो हमें नजर आ रहा है। अब राधा जी पूछ रही है सर मेरे मन में तो जिज्ञासा आ गई है, वो तो बता दीजिए फिर कहां से आए हैं? राधा जी आपको सुनने का ही तो प्रयास करना है, मैं यही तो पढ़ा रहा हूं आपको। धैर्य जो होता है मनुष्य के जीवन में बेहद आवश्यक है। अगर आपने धैर्य रख लिया ना, आप सब सीख जाएंगे समय के साथ साथ राधा जी। तो बस धैर्य बनाए रखिए, और धैर्य का फल जो होता है बड़ा मीठा होता है, यकीन मानिए। कई सारी ऐसी चीजें भी सीख जाते हैं हम, जो चीजें हमने सोची नहीं होती हैं। जैसे मैं कई बार कहता हूं भाई कि ये जो इंस्टेंट सॉल्यूशन वाले लोग होते हैं ना, जिन्हें इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए होता है, इनका जीवन बड़ा संकीर्ण होता है। इनकी जो नॉलेज होती है बड़ी सूक्ष्म होती है। किसी को कोई समस्या हुई, उसने सीधे क्या कर दिया, बोले सर गूगल पे गया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। आप सोचिए जिनके समय में गूगल नहीं हुआ करता था, वो अपनी समस्याओं का निराकरण कैसे करते थे, हल कैसे करते थे? बोले सर वो किताबें रखी हैं, उनको उठाकर छान लेते थे, पढ़ लेते थे और समझ आ जाता था। कई सारी चीजें वो सीख भी जाते थे। और आज का बच्चा क्या है? बोले सर आज का बच्चा यह है कि इंस्टेंट, है गूगल बाबा लेट अस नो दिस, जल्दी से मुझे ये बता दीजिए। इवन आज तो फोन लगाने के लिए भी कह दिया जाता है, एलेक्सा
कॉल रश्मि जी, कॉल प्रसाद जी, कॉल क्षमा जी, कॉल अंजलि जी। तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो बोले सर बच्चा जल्दी भूल भी जाता है। तो इस वजह से जो सूक्ष्म हमारी जानकारी है, उस सूक्ष्म जानकारी के आधार पर हम भूल भी जाते हैं चीजों को। एग्जैक्टली तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनने, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। रश्मि जी बहुत जरूरी है कि जिन चीजों को हमने देखा है, जिन चीजों को हमने सीखा है, वह हम निश्चित तौर पर ट्रांसमिट कर सकें। नहीं अंजलि जी, मैं एलेक्सा वेलेक्सा यूज नहीं करता हूं। सादा जीवन है, और सादा जीवन तरीके से ही चलता है, सादा विचारों के आधार पर। इतने इतना टेक्नोलॉजिकल साउंड जो है वो जनरेट ही नहीं हो पाया। और अगर आप देखेंगे भी तो हाथ जो तंग है वो साइंस में तंग है। तो मैं प्रयास भी नहीं करता बहुत ज्यादा। ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जब चीजें आसान तरीके से करी जा सकती हैं। तो चलिए, तो मैं वापस आ रहा हूं, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा फिलहाल। तो वेदों को क्या कहा जा रहा है? वेदों को अपौरुष कहा जा रहा है, वेदों को नित्य भी कहा जा रहा है, मतलब इनका एग्जिस्टेंस हर जगह है। अब मोहिनी जी कह रही है, बोले सर ए की स्पेलिंग बता दीजिए अपौरुष की, वो हमें क्लियर नहीं है। और नित्य की स्पेलिंग बता दीजिए बेटा। ए की अपौरुष की स्पेलिंग है ए। मैं यहां दोबारा से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ए पी ए यू आर यू एस एच ई बाई ए, अपौरुष बेटा। और नित्य की स्पेलिंग पर जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, बताओ क्या दिन है? इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा रहा हूं साथ में। तो हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर यहां हमें नित्य NIT बाई बेटा। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम? एक समय हुआ करता था, PDF से पढ़ाता था, 4-5 लेक्चर में सारी चीजें खत्म कर देता था। 32 लेक्चर में पूरी हिस्ट्री खत्म कर दी है। और अब हम एक लेक्चर, एक ऐसा कोर्स लेके चल रहे हैं जिसमें 120 सेशन में मैं पढ़ाने वाला हूं तकरीबन। तो ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। तो वेद जो है उन्हें अपॉरोस कंसीडर किया जा रहा है, विच मीन्स नॉट मेड बाय द मैन, जो मनुष्य के माध्यम से नहीं बन लिखे गए हैं, बनाए गए हैं। और इनका एग्जिस्टेंस जो है वो हर जगह है राधा जी, दे आर नित्य, हैविंग देयर एग्जिस्टेंस इन ऑल द इटर्निटीज। अब फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने पूछा, किसने? अरे मोहिनी जी, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है इस चीज के बारे में, है ना? परेशान नहीं होना आप, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए, कमिंग बैक टू दिस ओनली, तो वापस आ रहा हूं, और ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। तो अब हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भैया एक, बिल्कुल विधि जी। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं, किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं? बोले सर ये राधा जी के मन में सवाल आया था कि ये वेद फिर किसने लिखे हैं सर, इनका एग्जिस्टेंस कहां से आया है? ऑब्वियस सी बात है ना किसी ने तो लिखे ही है। बोले सर ऋषियों ने लिखे हुए हैं। टू whom these books are to whom these books are ascribed, जिन्हें इन किताबों का श्रेय दिया जाता है, दे आर नोन एज, कोई बताना चाहता है कि इन्हें हम किस नाम से कंसिडर करते हैं? इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांना लेट मी नो? तो बोले सर मंत्र दृष्ट के नाम से कंसिडर करते हैं। किसके नाम से कंसिडर करते हैं? बोले सर मंत्र दृष्ट के नाम से कंसिडर करते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन दोज हु आर कनेक्टिंग? यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप क्लियर हूं। और एट द सेम टाइम मोहिनी जी स्पेलिंग क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दीजिए कि भैया ये जो ऋषियों ने जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन सभी ऋषियों को हम मंत्र दृष्ट के नाम से कंसिडर कर रहे हैं। अब यहां मोहिनी जी के मन में सवाल था
और अमन जी के मन में सवाल था। अब और कई सारे लोगों के मन में सवाल हो सकता है, जो सवाल होने चाहिए वो नहीं आते आपके मन में। बाकी सारी देश दुनिया की बातें करवा लो, गॉसिप करवा लो, अभी सब कुछ आ जाता है। मैं समझता हूँ गॉसिप की इंपॉर्टेंस कितनी है आपके जीवन में, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये होना चाहिए, सर इस मंत्र दस्ट का लिटरल मीनिंग तो बता दीजिए, इसका लिटरल मीनिंग तो बता दीजिए कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है। बोले सर इंस्पायर्ड सेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? बोले सर हम ऐसे ऋषियों की चर्चा कर रहे हैं जो बेहद प्रभावशाली रहे हैं, who received the hymens, who received the hymens directly from directly from supreme creator, directly from supreme creator. Am I very clear to all the persons, those who are connecting? You people can let me know, जल्दी से बता दें भाई क्या क्लियर हूं मैं आपको। मोहिनी जी आ गए, ब्रह्मा जी देखिए। अब प्रशांत जी के मन में सवाल चल रहा है, बोले सर ये अभी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लगातार वेद व्यास जी वेद व्यास जी वेद व्यास जी जो है कमेंट करे जा रहे हैं। तो बोले सर वो हमारी किताबों में तो वेद व्यास जी दिए गए हैं। एक आध किताब का फोटो मुझे भी भेज दीजिएगा प्रशांत जी। जिस ग्रुप का आप हिस्सा है उस ग्रुप में एक आध फोटो जो है वेद व्यास जी के बारे में थोड़ा सा मुझे भी भेज दीजिएगा, मैं भी देख लूंगा कि इन्होंने कैसे लिखे हैं चारों वेद। ये माइथोलॉजिकल कहानियां है मेरे भाई। रामायण जो है, महाभारत जो है, ये माइथोलॉजिकल है। आपने देखे हैं कि भगवान राम जो है वो बिल्कुल मुकुट पहने ही दिखाई देते हो किसी किताब में आपको? ये माइथोलॉजीज हैं, एक ऐसी किताबें हैं ऐसी। देखो हम हिस्ट्री में रामायण और महाभारत क्यों नहीं पढ़ते? हम जब हिस्ट्री में जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर समय में हम रामायण और महाभारत क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि हिस्ट्री जो है वो 3 P पर बेस्ड है बेटा, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द 3 Ps। एक पी का मतलब है पीपल, एक पी का मतलब है प्लेस, और एक पी का मतलब है पीरियड। तो देखो जब हम भगवान राम की बात कर रहे हैं तो पीपल तो है हमारे पास, लोगों की जानकारी तो है, राम भगवान है हमारे पास, जगह हमारे पास अयोध्या भी है और श्रीलंका की भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन टाइम पीरियड कहां है हमारे पास? जैसे हम अभी वैदिक पीरियड की चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा कि 1500 से 600 में है, तो ऐसा रामायण के बारे में कोई पीरियड कहां है हमारे पास? अब ऐसे ही हम महाभारत की चर्चा कर रहे हैं तो महाभारत में भगवान कृष्ण तो नजर आ रहे हैं, पांडव तो नजर आ रहे हैं, कौरव तो नजर आ रहे हैं। तो मतलब हमारे पास पर्सन जो है, पर्सन वाला पहला वाला पी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है, लेकिन जब हम दूसरे पी की ओर जा रहे हैं प्लेस, तो बोले सर प्लेस भी है हमारे पास। बोले उत्तर प्रदेश वाला रीजन, हरियाणा वाला रीजन जो है हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है, आपके पास हस्तिनापुर की जानकारी आपके पास हो सकती है, हम ये आंध्र प्रदेश की जानकारी पर चर्चा करते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे पीरियड तो बता दीजिए किस पीरियड में नजर आए हैं। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की चर्चा कर रहे थे 2500 से 1500 कहा, तो ये माइथोलॉजीज हैं जिनके बहुत ऐसे साक्ष्य नहीं है हमारे पास स्पेसिफिकली। हाँ लिखे गए हैं तो लोगों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करके बता दिया है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? मोहिनी जी मैंने अभी उर्दू में थोड़ी कहा कि हमारे पास प्लेसेस की जानकारी नहीं है, हमारे पास प्लेसेस की जानकारी आर्कियोलॉजिकल बेसिस पर ही तो है, लेकिन पीरियड की जानकारी कहाँ है हमारे पास? मैं एक ही चीज पर चर्चा कर रहा हूं कि पीरियड नहीं है। आप लगातार, ये कुछ छात्र छात्राओं को ये समझना होगा बेटा कि मैं जिस चीज पर चर्चा कर रहा हूँ वह कौन सा कॉन्सेप्ट है, और आप जिस चीज पर चर्चा कर रहे हो वह कौन सा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ना कि चीजें सीखना बहुत जरूरी है, सूक्ष्म जानकारी के आधार पर डिबेट में आना अच्छा निर्णय नहीं होता है, ये बेहद जरूरी है, समझे इस चीज को भाई। आपने वो एक कहावत सुनी होगी हिंदी में, और मैं बता देता हूं हिंदी में कहावत क्या है। नीम हकीम तो खतरा ए जान।
उम्मीद है आप में से कई सारे छात्र छात्राओं ने ये कहावत सुनी होगी कि भैया हकीम के पास जाओगे तो जान का खतरा हमेशा बना रहेगा, हो सकता है एक आध बार जो है आप सही भी हो जाओ और एक आध बार आपकी जान वान भी चली जाए, दोनों चांसेस हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द डॉक्टर, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जान तो नहीं जाएगी भाई। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन? वो आपकी सारी रिपोर्ट कराएगा पूरी, एक अच्छा डॉक्टर जो होगा पूरा आपका स्कैन करवाएगा, पूरी रिपोर्ट्स करवाएगा, बॉडी चेकअप करवाएगा, उसके बाद जाकर आपकी जो बीमारी है उस बीमारी पर फिर जाकर वो आपको दवाइयां देगा। और जब आप हकीम के पास जाएंगे तो हकीम जो है वो पहले दवाई दे देगा भाई। तो है ना, अभी पहले सीखने के दौर में चीजों को सीखने का ज्यादा प्रयास करो भाई। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा, यही तो सीखना है ताकि हम सिविल सर्वेंट बन सके। कमिंग बैक टू दिस ओनली, तो जिन ऋषियों ने ये वेद लिखे हैं उन ऋषियों को क्या कहा जा रहा है? बोले सर मंत्रदाष्टा के नाम से कंसिडर किया जा रहा है। और मंत्रद्राष्टा क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? बोले सर ऐसे ऋषि। अब निश्चित तौर पर मैं आपकी बात को भी प्रूव कर देता हूं भाई, यहां ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्योंकि ऋषि, जब हम वेद व्यास जी के बारे में चर्चा करते हैं तो आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि भैया ब्रह्मा जी से सीधे कनेक्ट है। Am I very clear to all the person those who are connecting here with the same? कि ब्रह्मा जी जो है सीधी चर्चा कर रहे हैं। तो हम उन्हीं ऋषियों में चर्चा तो कर रहे हैं, ऐसे ऋषि जिन्हें ब्रह्मा जी ने सारी चीजें बताई हैं, जिन्हें हमारे जो सुप्रीम क्रिएटर है उन्होंने बताई हैं। तो हम किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या कहने जा रहे हैं? हम कहने जा रहे हैं कि ऐसे सभी ऋषियों को क्या कहा जाता है, जिनको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने यह किताबें लिखी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मंत्रद्राष्टा के नाम से कंसीडर किया जाता है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस? तो देखिए प्रशांत जी के लिए वेद व्यास जी भी आ गए और मोहिनी जी के लिए ये ब्रह्मा जी जो है वह ब्रह्मा जी भी आ गए। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। अब हम वेदों की चर्चा कर रहे हैं। तो वेद कितने हैं? बोले सर देयर आर 4 वेदास। हमारे पास 4 वेद हैं। और ये कौन कौन से 4 वेद हैं हमारे पास? बोले सर ऋग्वेद, सामवेद, एट द सेम टाइम यजुर्वेद, और लास्ट जो है वह क्या है? बोले सर अथर्ववेद। तो ये 4 वेद जो है वह हमें नजर आ रहे हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जो आप सभी छात्र छात्राओं को समझना है। मैं चाहता हूं और मैं हर बार आपको बताता हूं कि स्टेट पीसीएस जो है बड़े अच्छे नोट पर आपसे यहां सवाल पूछ लेता है कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है इन्हें कलेक्टिवली किस नाम से कंसीडर किया जाता है? तो इन्हें कलेक्टिवली जो है त्रयी के नाम से कंसीडर किया जाता है, ट्रायो ऑफ वेदास के नाम से कंसीडर किया जाता है, त्रैवेद के नाम से कंसीडर किया जाता है। किसके नाम से? बोले त्रैवेद के नाम से कंसीडर किया जाता है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग? तो हम इसे वेद त्रयी के नाम से भी कंसीडर कर सकते हैं भाई, है ना? नहीं बाद में जाकर पूछो बोले नहीं वो कुलदीप सर ने तो त्रयी बताया था, उन्होंने वेद त्रयी नहीं बताया था। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से जानने का प्रयास करिएगा सभी छात्र छात्राएं हमारे। और हम हर वेद की जब चर्चा करने जा रहे हैं, हर वेद की, तो ये जो हर वेद है, ईच ऑफ 4 वेदास are divided into are divided into divided into 4 पार्ट्स। ये कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं? बोले सर ये 4 पार्ट्स में बटे हुए हैं। पूर्णिमा जी, कीर्ति जी, विधि जी, लक्ष्मी जी, तनिषा जी, सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं, सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं। हर वेद जो है वो 4 हिस्सों में बटा है। कौन कौन से 4 हिस्सों में बटा है? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बोले सर संहितास। ये किस में बटा है? बोले सर संहितास में बटा है।
ब्राह्मण्स में बटा हुआ है, आर्यन कास्ट में बटा हुआ है, और साथ ही साथ बोले सर उपनिषद जो है तो उपनिषद में बटा हुआ है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो भाई। अब इसमें भी हमें दो चीजें समझनी है। क्या समझना है? तो बोले सर जब हम वेदों की चर्चा करते हैं तो वेद में एक शब्द और है जो कई बार चर्चा में आता है। एक आता है कर्मकांड, एक आता है बोले कर्मकांड। ठीक है, इसे कर्म कांड के नाम से कंसीडर किया जाता है। और एक आता है ज्ञान कांड। बोले दूसरा कौन सा है? बोले सर दूसरा आता है ज्ञान कांड। तो बोले सर मतलब आप कह रहे हो ये हमारा नॉलेज बेस्ड जो होगा, एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। एक हमारा डूअर से बेस्ड है और एक हमारा किस बेस्ड है? बोले सर एक हमारा जो है वह नॉलेज बेस्ड है। क्या है? बोले सर नॉलेज बेस्ड है। तो बोले सर मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि संहितास, ब्राह्मण्स, अर्यंकास, उपनिषद सा इनका हम फर्दर क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोले सर इसका मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि ये जो कर्म कांड है, ये कर्म कांड हमें किससे नजर आ रहा है? तो बोले सर अगर हम संहितास पर चर्चा करें, ये जो हमारे संहितास है वो प्लस संहितास के साथ साथ अगर हम ब्राह्मण्स पर चर्चा करें तो संहितास और ब्राह्मण्स मिलकर क्या बना रहे हैं? बोले सर एक कर्म कांड की जानकारी दे रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग? संहितास एंड द ब्राह्मण्स फॉर्म कर्म कांड। ये कर्म कांड की जानकारी देते हैं, डूअरशिप की जानकारी देते हैं। और वहीं जब हम ज्ञान कांड की चर्चा करने जा रहे तो अर्यंकास और उपनिषद जो हैं, बोले क्या? बोले सर अर्यंकास और उपनिषद जो हैं ये हमें किसकी जानकारी दे रहे हैं? बोले सर ये हमारा जो ज्ञान कांड है हमें उसकी जानकारी दे रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर? दे फॉर्म द कर्म कांड एज वेल एज द ज्ञान कांड सेगमेंट ऑफ द वेदास। किस पर फोकस्ड है? बोले सर पूरी तरह से फिलॉसफी, फिलॉसफी पर फोकस्ड है। और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी जो है तो यह है स्पिरिचुअलिटी पर फोकस्ड है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो भाई। तो मैंने वेदों के कंटेक्स्ट में आपके साथ हर वो चर्चा जो संभव थी वह चर्चा आपके साथ की है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग? यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। और उम्मीद है मुझे जो हमारे सभी छात्र छात्रा हैं, चाहे आप एमपीपीएससी के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे आप बीपीएससी के साथ एसोसिएटेड हो, अगर आपके मन में यह सवाल था कि सर एमपीपीएससी का सिलेबस में एक्सपांशन हुआ है या मेंस का 2023 जो 22 का पेपर था वो कठिन आया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपके पास आंसर भी है कि नथिंग टू वरी, वी आर एट द राइट प्लेस। We will be learning the subject, we will be having a very sound understanding in context of the subject in a very detailed manner. All we need to do is to be very consistent into the sessions. हमें जो कुछ करना होगा वह बहुत कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर हम नियमित बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं लाइव सेशंस में, हम बड़ा अच्छा जो है एक साउंड अंडरस्टैंडिंग जो है वह जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। तनीषा जी सेशन खत्म हो गया है। अब इसके बाद अगला सेशन जो है हमारा वो है अभी 12 बजे स्टार्ट होगा। और 12 बजे जब हम सेशन लेकर चलेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे जो हमारा हून्स इन्वेजन है और जो इंस्क्रिप्शंस एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश के साथ उस पर। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए। ठीक है भाई। अब मोहिनी जी के मन में सवाल है सर फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी जो है ज्ञान कांड पर और कर्म कांड दोनों पर बेस्ड है। मोहिनी जी अगर आप आध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो आध्यात्म को जो है वह ज्ञान के आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है और आध्यात्म को जो है वह ज्ञान के आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो पूरा वेद ही जो है वह पूरी तरह से एम्फेसाइज करते हैं, इनका जो ऑब्जेक्टिव ही है वह फिलॉसफी, दर्शन और आध्यात्म ही है बेटा।
Am I very clear to you with the same or not? चलिए ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन.